18 तेनालीरामा की कहानियाँ, बाढ़ और राहत बचाव कार्य। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर में बहुत भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ में राज्य के कई गांव डूब गए। इस वजह से राज्य का काफी नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जब महाराज कृष्णदेव राय को पता चला, तो उन्होंने एक मंत्री को फौरन बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने का आदेश दिया और कहा, बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए जितने भी धन की जरूरत हो, वो उसे शाही खजाने से निकलवा ले, मगर जल्द से जल्द सभी पीड़ितों की सहायता की जाए। साथ ही कृष्णदेव ने मंत्री से बाढ़ की वजह से टूटे पुल, सड़क और लोगों के घरों की मरम्मत कराने को भी कहा। महाराज का आदेश पाकर मंत्री ने शाही खजाने से ढेर सारा धन निकाला और लंबे समय के लिए गायब हो गया। काफी समय तक मंत्री के दिखाई न देने पर महाराज और अन्य दरबारियों को लगा कि मंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा होगा। इस वजह से वो इतने दिन से दिखाई नहीं दिया। मगर तेनालीराम को मंत्री का लंबे समय तक गायब होना हजम नहीं हुआ। इसलिए तेनालीराम ने मंत्री के गायब होने की असल हकीकत जानने का मन बनाया। इसके बाद से तेनालीराम रोज की तरह दिन में दरबार पहुंचता और रात को राज्य में शामिल सभी गांवों में घूमकर किए गए राहत कार्य का मुआयना करता। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन मंत्री जी दरबार में हाजिर हुए और गांव में किए गए अपने काम को महाराज कृष्णदेव के सामने बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे। यह सब सुनकर महाराज और दरबार में मौजूद अन्य मंत्री बहुत खुश हुए। सभी ने मंत्री के काम की काफी प्रशंसा की। वहीं तेनालीराम ने भी सभी के सुर में सुर मिलाते हुए मंत्री की प्रशंसा कर दी। कुछ देर बाद जब दरबार का कार्य खत्म हुआ, सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन तेनालीराम वहीं अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा रहा। तेनालीराम को इस स्थिति में देख महाराज कृष्णदेव ने पूछा, तेनालीराम तुम घर क्यों नहीं गए? क्या बात है? उद्धरण। इस पर तेनालीराम बोला, महाराज मंत्री ने राज्य में जो राहत और बचाव कार्य किया वो अपनी जगह है, लेकिन यदि आप प्रजा से मिलेंगे तो उन्हें इससे ज्यादा खुशी होगी। तेनालीराम की यह बात महाराज को पसंद आई। उन्होंने अगले दिन ही तेनालीराम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज और तेनालीराम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने अपने अपने घोड़े की सवारी की और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर महाराज रुक गए और चौंक कर तेनालीराम से पूछा, ये शाही बाग में लगे सुंदर पेड़ और फलदार वृक्ष कहाँ गए? तेनाली ने कटाक्ष करते हुए कहा, हो सकता है महाराज यह पेड़ बाढ़ के साथ बह गए हो। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज खामोश हो गए और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों कुछ दूर आगे बढ़ ही पाए थे कि महाराज की नजर वहां मौजूद नालों पर पड़ी। नालों पर मंत्री जी को पुल बनवाने को कहा गया था, लेकिन वहां पुल की जगह पेड़ों के तने डाले गए थे। महाराज समझ गए कि मंत्री ने शाही बागों के वृक्षों के तनों को नालों पर डलवा दिया है। तभी तेनालीराम ने चुटकी ली और बोला, महाराज हो सकता है कि बाढ़ के कारण पेड़ के तने यहाँ आ गए और अटक गए। मंत्री जी जिस पुल के निर्माण की बात कर रहे थे वो आगे होगा। इस पर भी महाराज कुछ नहीं बोले और आगे बढ़कर एक गांव में पहुंचे। गांव में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ था। वहां मौजूद लोग बाढ़ के कारण बेहाल थे। कुछ लोगों जान बचाने के लिए अपने घरों पर पड़ी खपरेल पर चढ़े हुए थे, तो कुछ पेड़ों पर रह रहे थे। यह नजारा देख तेनालीराम बोला, देखिए महाराज, मंत्री ने इन लोगों को पेड़ों और घर की छतों पर चढ़ा दिया है, ताकि भविष्य में भी इन्हें बाढ़ से कोई नुकसान न पहुंचे। अब महाराज कृष्णदेव राय के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्सा से तिलमिला उठे। बिना देर किए वो वापस अपने महल आए और उस मंत्री को दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवा दिया।
मंत्री डरते डरते दरबार पहुंचा। उसे देख महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मंत्री को खूब फटकार लगाई और जल्द से जल्द सारा धन शाही खजाने में जमा कराने का आदेश दिया। वहीं महाराज ने अब राज्य में राहत और बचाव कार्य कराने का जिम्मा तेनालीराम को सौंपा दिया। साथ ही उसे धन के हिसाब किताब का भी काम दिया और मंत्री किनारे मुंह लटकाए खड़ा रहा। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई आप पर भरोसा करके कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, तो आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उस काम को करें, ताकि उसका विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। 19 तेनालीरामा की कहानियाँ। बेशकीमती फूलदान। कई साल पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक राज्य था, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय हर साल विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। पड़ोसी राज्यों से अच्छी मित्रता होने के कारण वहाँ के राजा भी इस उत्सव में शामिल होते थे और राजा कृष्णदेव राय को उपहार व भेंट देते या भेजवाते थे। हर साल की तरह इस बार भी विजयनगर वार्षिक उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर राजा कृष्णदेव राय को 4 बेशकीमती फूलदान उपहार में मिले। फूलदानों को देखते ही राजा का मन उन पर आ गया, और ऐसा होता भी क्यों न। उन सभी फूलदानों की शोभा देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति के सभी रंगों को मिलाकर उन्हें रंगा गया हो व गहन नक्काशी से तराशा गया हो। जब बात इन फूलदानों की देखरेख की आई, तो महल के सबसे काबिल सेवक रमैया को इसका कार्यभार सौंपा गया। रमैया भी खूब ध्यान से उनका ख्याल रखने लगा। वो उन पर कभी धूल न लगने देता, बड़े सलीके से फूलों को सजाता व फूलों से बढ़कर फूलदानों की देखरेख करता। ऐसे ही एक दिन जब वो फूलदान साफ कर रहा था तो अचानक एक फूलदान उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर जा गिरा और चूर चूर हो गया। यह देखकर वो डरकर वहीं जम गया। इस बात की खबर जब राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने आवेश में आकर सेवक रमैया को फांसी की सजा सुना दी। बेचारा रमैया फांसी की सजा सुनकर रोने व कांपने लगा। उसी सभा में राजा के प्रिय अष्टदिग्गजों में से एक तेनालीराम भी बैठे थे और यह सब देख रहे थे। उन्होंने राजा को इस विषय में कुछ समझाना चाहा और अपनी राय देनी चाहिए। उस समय राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वे किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं थे। इसलिए स्थिति को भांपते हुए तेनालीराम ने चुप रहना ही ठीक समझा। फांसी का दिन तय किया गया। सेवक रमैया का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में जब तेनालीराम रमैया से मिलने के लिए गए तो रमैया उनसे अपने प्राणों को बचाने की गुहार लगाने लगा। तेनालीराम ने रमैया के कानों में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके चेहरे के भाव कुछ शांत हुए और उसने अपने आंसू पोंछे। आखिरकार फांसी का दिन भी आ ही गया। रमैया निश्चिंत शांत खड़ा था। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। रमैया ने झट से जवाब में कहा कि वो मरने से पहले बचे हुए तीनों फूलदानों को एक अंतिम बार देखना व छूना चाहता है। सभी को उसकी यह इच्छा सुनकर बहुत हैरानी हुई। आदेशानुसार तीनों फूलदानों को मंगवाया गया। रमैया ने पहले सभी फूलदानों को निहारा, उन्हें धीरे से उठाया और एक एक करके सभी फूलदानों को जमीन पर पटक दिया, जिससे वे टूटकर बिखर गए। राजा यह देखकर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने रमैया से पूछा, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, बोल तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। रमैया ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे भूल के कारण आपका एक बेशकीमती फूलदान टूट गया, जिसकी वजह से मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। अगर भविष्य में किसी सेवक द्वारा ये तीनों फूलदान गलती से टूट जाते हैं तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी मेरी तरह मृत्युदंड मिले और ये दिन देखना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं ही बाकी बचे हुए फलदानों को तोड़ दिया। यह सुनकर राजा का गुस्सा शांत हुआ
उन्हें समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति की जिंदगी एक निर्जीव फूलदान से बढ़कर नहीं हो सकती है, तथा वो गुस्से में आकर एक तुच्छ वस्तु के लिए किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। उन्होंने सेवक रमैया को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। साथ में खड़े तेनालीराम यह सब देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने रमैया से पूछा कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था? रमैया ने राजा को सारी बात बताई कि ऐसा तेनालीराम ने उसे करने को कहा था। यह सुनते ही राजा ने तेनालीराम को गले से लगा लिया और कहा, तेनालीराम, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया और साथ ही एक काबिल सेवक की जान भी बचा ली। आज की इस घटना से मुझे यह समझ में आ गया है कि मनुष्य को गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए तथा किसी भी जीव के प्राण किसी वस्तु से कहीं बढ़कर हैं। इसके लिए शुक्रिया तेनालीराम। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला यह कि हमें आवेश में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। दूसरा यह कि किसी भी वस्तु के लिए हमें किसी इंसान के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। किसी भी वस्तु का मोल किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा नहीं होता है। 20 तेनालीराम और झगड़ालू चमेली की कहानी। चाननपुर नामक गांव में चमेली नाम की एक महिला रहती थी, जिसके पति का नाम माधो था। चमेली अपने पति से खूब लड़ती झगड़ती और उस पर अपना रौब झाड़ती थी। दोनों की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम चांद कुमारी था। चांद कुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर व योग्य होने के बावजूद भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसका एकमात्र कारण थी चांद कुमारी की मां चमेली। गांव में हर कोई चमेली के झगड़ालू व्यवहार के बारे में जानता था। वहीं तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी के कारण बेहद प्रसिद्ध थे। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण कई लोग उनसे जलते भी थे। एक दिन ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति उनके घर आया। वो तेनाली से कहने लगा कि चाननपुर गांव में चांद कुमारी नाम की बहुत ही रूपवती लड़की रहती है। वो उस सुंदर कन्या का रिश्ता तेनालीराम के भाई के लिए लेकर आया है। वो आदमी चाहता था कि विवाह पश्चात चांद कुमारी भी अपनी मां की तरह अपने पति पर रौब झाड़े और उसे डरा कर रखे। यह सोच मन में लिए ही वो तेनाली के यहाँ आया था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि तेनालीराम का कोई भाई था ही नहीं। तेनालीराम को उस आदमी की खराब नियत का पता शुरू में ही लग चुका था, क्योंकि वे भी चमेली के झगड़ालू आदत के बारे में पहले से ही जानते थे। तेनाली ठहरा अति बुद्धिमान। उसने नाटक करते हुए लड़की के बारे में और जानकारी ली। अंत में रिश्ते के लिए हामी भरी और उस आदमी को चाय पानी पिलाकर विदा किया। अब परेशानी यह थी कि विवाह के लिए तेनालीराम को एक भाई की आवश्यकता थी, क्योंकि वो विवाह के लिए हाँ कर चुका था। उसकी तलाश में तेनाली दूसरे गांव की ओर चल पड़े। वो युवक की तलाश कर ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक परेशान युवक मिला। जब तेनालीराम ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपके पास मेरे लिए कोई भी काम होगा? उद्धरण चिन्ह। तेनाली ने उसे काम देने का वादा किया और कहा, इसके बदले में तुम्हें मेरी इच्छानुसार विवाह करना होगा। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि जिस लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ वो बहुत ही सुंदर व योग्य है। यह सुनकर वो युवक खुश हो गया। इधर चांद कुमारी के घर भी विवाह के प्रस्ताव को सुनकर सभी लोग खुश थे। जल्दी से पंडित को बुलाकर विवाह की तारीख पक्की की गई और तैयारियां शुरू हो गई। बड़ी धूमधाम से चांद कुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया तो चांद कुमारी की मां चमेली ने अपनी पुत्री के कान में कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पिता को रोज डरा धमकाकर अपने नियंत्रण में रखती हूँ। अगर तुम भी शुरुआत से ही अपने पति पर रौब झाड़ोई तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। चांद कुमारी ने अपनी माँ की बात को ध्यान
से सुना और उनकी बात मान ली। चमेली ने अपने पति माधो को भी कहा कि वो भी थोड़े दिन अपनी पुत्री के यहाँ हो आए। धीरे धीरे समय बीता और चांद कुमारी को यह एहसास हुआ कि उसके पति व तेनालीराम बहुत ही अड़ियल व रूखे स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी बात पर हर रोज अपने पति से लड़ ही लेती थी और अपने गुस्से का प्रदर्शन भी कर देती थी। इधर माधो भी वहीं रह रहा था, तो तेनालीराम ने उसे दूध, घी, बादाम आदि पौष्टिक भोजन खूब खिलाया और कुछ ही महीनों में उसे तगड़ा बना दिया। जब वो अपने घर चाननपुर लौटने लगा तो तेनालीराम ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, देखो मित्र, मैं जानता हूँ कि इतने वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर तुम शुरुआत से ही अपनी पत्नी से डरने के बजाय उसके बातों और गुस्से का उल्टा जवाब देते और उसे समझाते तो आज यह नौबत नहीं आती है। इसलिए अब वक्त आ गया है जब तुम्हें हिम्मत दिखाकर अपनी पत्नी के गुस्सैल स्वभाव को ठीक करना होगा। अब तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। माधो तेनालीराम की बात समझ गया। उसने उन्हें शुक्रिया कहा और अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो चमेली उसे देखकर बेहद खुश हुई। उसने अपने पति का खूब आदर सत्कार तो किया, लेकिन फिर वो उस पर रौब झाड़ने के बहाने ढूंढने लगी। ऐसा सोचते हुए वो जैसे ही अपने पति पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ी कि इतने में उसके पति ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वो उस पर खूब गुस्सा करने लगा। उसकी बातें सुनकर सारे पड़ोसी वहां आ गए। सबने माधो को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन माधो का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इतनी बातें सुनकर चमेली को सबक मिल चुका था। उसकी आंखें भर आई थी। उसे पता चल गया था कि जब कोई किसी को बुरा बोलता है या उसका सम्मान नहीं करता तो कितना दुख होता है। थोड़ी देर में माधो का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने चमेली से माफी मांगी और कहा कि उसने यह सब सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए किया था। अब चमेली भी पूरी तरह बदल गई थी और उसने भी अपने बुरे बर्ताव के लिए माधो से माफी मांगी। ये सब होने के बाद उसने अपनी पुत्री चांद कुमारी को भी समझा दिया था कि वो भी अपने पति की कही बातों को माने और उससे लड़ाई झगड़ा न करे। साथ ही उसने अपनी बेटी को यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते में स्नेह और सम्मान होना बहुत जरूरी है। अपनी मां से यह सब सुनने के बाद चांद कुमारी भी अपने पति के साथ आदर सम्मान और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों व प्रियजनों को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम व विश्वास से अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहिए। किसी भी रिश्ते में आपसी समझ और मान सम्मान बहुत जरूरी होता है। 21 तेनालीराम की कहानी। दूध न पीने वाली बिल्ली। दक्षिण भारत के विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का राज था। एक बार विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचाई, जिससे पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि चूहे आए दिन किसी के कपड़े कुतर जाते तो किसी की फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते। इससे परेशान होकर एक दिन पूरी प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और उनकी समस्या दूर करने की प्रार्थना की। प्रजा के मुखिया ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से तंग आ चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल के लिए उन्होंने हर घर में एक एक गाय भी दे दी। महाराज ने तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दी। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और गायों का दूध पीकर बिल्लियां भी माटी हो गईं। अब प्रजा के सामने बस एक ही समस्या थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन किया जाए। वहीं बिल्लियां दूध कर इतनी मोटी हो गईं कि चलती फिरती तक नहीं थीं। तेनालीराम की बिल्ली भी मोटी और सुस्त हो गई थी। वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी।
एक दिन बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर तेनालीराम को योजना सूझी। उसने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। उसे मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। इस प्रकार कई दिन निकल गए, जिससे बिल्ली दुबली हो गई और भागने भी लगी। इसी बीच राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और एक तय दिन पर पूरी प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत मोटी हो गई थीं, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुबली थी। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। राजा ने इस बात को नहीं माना और उसने एक कटोरा दूध बिल्ली के सामने रखा। दूध को देखते ही बिल्ली भाग खड़ी हुई। इस घटना को देखकर सभी दंग रह गए। राजा ने तेनालीराम से इसका राज जानना चाहा। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। वैसे ही इन सभी बिल्लियों के साथ भी है। मैंने अपनी बिल्ली का आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वो खुद से ही अपना भोजन तलाशने लगी। इससे वो ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती और अपना भोजन खुद ही तलाश करती। धीरे धीरे यह चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। तेनालीराम की बात राजा को पसंद आई और उन्होंने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी को इतना आराम नहीं देना चाहिए कि वो आलसी हो जाए, जैसे इस कहानी में बिल्ली के साथ हुआ। साथ ही मेहनत करने वाली की सभी कद्र करते हैं। 22 तेनालीराम की कहानी। राजगुरु की चाल। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई के किस्से काफी मशहूर थे। यही वजह थी कि राजगुरु के साथ साथ राज्य के कई ब्राह्मण तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। वो समझते थे कि निम्न श्रेणी का ब्राह्मण होते हुए भी वो अपने ज्ञान से उन्हें नीचा दिखाता रहता है। इसी कारण सभी ब्राह्मणों ने मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की सोची और राजगुरु के पास पहुंच गए। सभी ब्राह्मण जानते थे कि उनकी तरह राजगुरु भी तेनालीराम को पसंद नहीं करते, इसलिए राजगुरु उनके इस काम में मदद जरूर करेंगे। सभी ब्राह्मणों ने राजगुरु को अपने मन की बात बताई और मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा क्यों न तेनालीराम को शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार शिष्य बनने वाले व्यक्ति के शरीर को दागा जाता है। इस तरह उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाद में वो सभी उसे निम्न श्रेणी का ब्राह्मण बताकर शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। इससे वो सभी तेनालीराम को नीचा भी दिखा पाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए अपने घर बुलवाया। राजगुरु के निमंत्रण पर तेनालीराम राजगुरु के घर पहुंच गया और उसे बुलाने का कारण पूछा। राजगुरु ने कहा, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। राजगुरु की यह बात सुनकर तेनालीराम को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने राजगुरु से पूछा, आप मुझे शिष्य कब बनाएंगे? राजगुरु ने कहा, मंगलवार का दिन इस शुभ काम के लिए सही रहेगा। राजगुरु ने नए कपड़े देते हुए कहा, तेनालीराम, मंगलवार को तुम यह नए कपड़े पहन कर आना, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा और साथ ही तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। राजगुरु की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, ठीक है, फिर मैं मंगलवार को सुबह आपके घर आ जाऊंगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला आया। राजगुरु को तेनालीराम ने बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया कि उसे उनकी बात पर कुछ संदेह हो रहा है। घर आकर तेनालीराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सभी बातें सुनने के बाद तेनालीराम की पत्नी बोली, आपको राजगुरु की बात नहीं माननी चाहिए थी।
इसमें राजगुरु की जरूर कोई चाल होगी, क्योंकि बिना किसी मतलब के राजगुरु कोई काम नहीं करता है। पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर तेनालीराम कहता है, कोई नहीं, राजगुरु को तो मैं देख ही लूंगा। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले कई ब्राह्मण राजगुरु के घर कोई सभा करने गए थे। उन ब्राह्मणों में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण भी गया था। सोमदत्त को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत ही गरीब है और उसके घर की रोटी पानी भी मुश्किल से चलती है। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ सोने के सिक्के दूंगा तो संभव है कि वो मुझे उस सभा में हुई सभी बातें बता देगा और मैं जान पाऊंगा कि आखिर राजगुरु के दिमाग में क्या चल रहा है। उद्धरण। इतना कहते हुए तेनालीराम उठकर सोमदत्त के घर चला जाता है। सोमदत्त के हाथों में 10 सोने के सिक्के रखते हुए तेनालीराम उस सभा में हुई सभी बातों के बारे में बताने को कहता है। पहले तो सोमदत्त कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन कुछ देर मनाने के बाद वो 15 सोने के सिक्कों के बदले सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। राजगुरु द्वारा तैयार की गई उससे बदला लेने की पूरी योजना जानने के बाद तेनालीराम राजगुरु को सबक सिखाने के लिए विचार करने लगता है। फिर मंगलवार के दिन तेनालीराम राजगुरु द्वारा दिए गए कपड़ों को पहनकर राजगुरु के घर शिष्य बनने के लिए पहुंच जाता है। शिष्य बनाने की विधि शुरू की जाती है और राजगुरु तेनालीराम को 100 सोने के सिक्के देते हुए वेदी पर बैठने को कहता है। तेनालीराम भी झट से हाथ आगे बढ़ाकर सोने के सिक्के ले लेता है और शिष्य विधि को पूरा करने के लिए बैठ जाता है। तभी राजगुरु इशारा देकर साथी ब्राह्मणों से शंख और लोहे के चक्र को गर्म करने के लिए कहते हैं, ताकि विधि पूरी होने पर उससे तेनालीराम को वो दाग सके। विधि आधी ही पूरी हुई थी कि अचानक तेनालीराम दिए गए 100 सोने के सिक्कों में से 50 सोने के सिक्के राजगुरु पर फेंकता है और वहां से भाग खड़ा होता है। तेनालीराम को भागता देख राजगुरु और उनके साथी ब्राह्मण भी तेनालीराम के पीछे पीछे भागने लगते हैं। बचने की कोई स्थिति न दिखाई देने पर तेनालीराम सीधे भागता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है। वहां पहुंच कर तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बताता है, राजगुरु ने मुझे शिष्य बनने का निमंत्रण दिया था, मगर मुझे तब याद नहीं रहा कि मैं निम्न श्रेणी का ब्राह्मण हूँ, जो राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता। जब यह बात मुझे याद आई तब तक आधी विधि पूरी हो चुकी थी। इसलिए मैं राजगुरु द्वारा दिए गए 100 सोने के सिक्कों में से 50 सोने के सिक्के वापस करते हुए वहां से भाग आया। फिर भी राजगुरु मुझे जानबूझकर दागना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में मैं उनका शिष्य बन ही नहीं सकता। जब राज दरबार में राजगुरु पहुंचे तो राजा ने उनसे इस बारे में पूरी बात पूछी। तब राजगुरु ने अपना असली मंतव्य छिपाते हुए राजा से कहा, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं था कि तेनालीराम निम्न श्रेणी का ब्राह्मण है। इस पर राजा बोले, तब तो तेनालीराम को उसकी ईमानदारी का इनाम दिया जाना चाहिए। इतना कहते हुए राजा ने तेनालीराम को इनाम के रूप में 1000 सोने के सिक्के भेंट किए। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सीख देती है कि दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। 23। तेनालीराम की कहानी। मनपसंद मिठाई। तेनालीराम हमेशा जवाब देने के अपने नायाब तरीकों के कारण जाने जाते थे। उनसे कोई भी सवाल पूछा जाए, वो हमेशा एक अलग अंदाज के साथ जवाब देते थे, फिर चाहे वो सवाल उनकी मनपसंद मिठाई का ही क्यों न हो। आइए जानते हैं कि कैसे तेनालीराम ने अपनी मनपसंद मिठाई के पीछे महाराज कृष्णदेव राय की कसरत करवा दी। सर्दियों की एक दोपहरी महाराज कृष्णदेव राय, राजपुरोहित और तेनालीराम महल के बागीचे में टहल रहे थे। महाराज बोले, इस बार बहुत गजब की ठंड पड़ रही है। सालों में ऐसे ठंड नहीं पड़ी। ये मौसम तो भरपूर खाने और सेहत बनाने का है। क्यों राजपुरोहित जी, क्या कहते हैं?
बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज आप। इस मौसम में ढेर सारे सूखे मेवे, फल और मिठाइयाँ खाने का मजा ही अलग होता है। राजपुरोहित ने जवाब दिया। मिठाइयों का नाम सुनकर महाराज बोले, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे ठंड में कौन सी मिठाइयाँ खाई जाती हैं? उद्धरण चिन्ह। राजपुरोहित बोले, महाराज सूखे मेवों की बनी ढेर सारी मिठाइयाँ जैसे काजू कतली, बर्फी, हलवा, गुलाब जामुन आदि, ऐसी और भी कई मिठाइयाँ हैं जो हम ठंड में खा सकते हैं। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और तेनालीराम की तरफ मुड़कर बोले, आप बताइए तेनाली, आपको ठंड में कौन सी मिठाई पसंद है? उद्धरण चिन्ह। इस पर तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, राजपुरोहित जी, आप दोनों रात को मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी मनपसंद मिठाई खिला दूंगा। साथ क्यों? आपको जो मिठाई पसंद है हमें बताइए, हम महल में ही बनवा देंगे। महाराज ने बोला, नहीं महाराज, वो मिठाई यहाँ किसी को बनानी नहीं आएगी, आपको मेरे साथ बाहर ही चलना होगा। तेनाली ने कहा, चलिए ठीक है, आज रात को खाने के बाद की मिठाई हम आपकी मनपसंद जगह से ही खाएंगे। महाराज ने हंसकर कहा। रात को खाना खाने के बाद महाराज और राजपुरोहित ने साधारण कपड़े पहने और तेनाली के साथ चल पड़े। गांव पार करके खेतों में बहुत दूर तक चलने के बाद महाराज बोले, हमें और कितना चलना पड़ेगा तेनाली? आज तो तुमने हमें थका दिया है, बस कुछ ही दूर और। तेनाली ने उत्तर दिया। जब वो सभी मिठाई वाली जगह पहुंच गए तो तेनाली ने महाराज और राजपुरोहित को एक खाट पर बिठवा दिया और खुद मिठाई लेने चले गए। थोड़ी देर में वे अपने साथ 3 कटोरियों में गर्मा गर्म मिठाई ले आए। जैसे ही महाराज ने उस मिठाई को चखा उनके मुंह से वाह से अलावा और कुछ नहीं निकला। महाराज और राजपुरोहित एक बार में पूरी मिठाई चट कर गए। इसके बाद उन्होंने तेनाली से कहा, वाह पंडित रामकृष्ण, मजा आ गया। क्या थी यह मिठाई? हमने यह पहले कभी नहीं खाई है। महाराज की बात पर तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज ये गुड़ था। यहाँ पास ही में गन्नों का खेत है और किसान उसी से यहाँ रात को गुड़ बनाते हैं। मुझे यहाँ आकर गुड़ खाना बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि गर्मागर्म गुड़ भी बेहतरीन मिठाई से कम नहीं होता। बिल्कुल पंडित रामा, बिल्कुल। इसी बात पर हमारे लिए एक कटोरी मिठाई और ले आइए। इसके बाद तीनों ने एक कटोरी गुड़ और खाया और फिर महल को लौट गए। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में भी वो खुशी मिल सकती है जो कई पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिलती। 24। तेनालीराम और मटके की कहानी। एक बार की बात है, किसी कारण से महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से नाराज हो गए थे। वे उनसे इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने कहा, पंडित तेनालीराम, अब आप हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और अगर आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम आपको कोड़े मारने का आदेश देंगे। महाराज की यह बात सुनकर तेनालीराम वहां से चुपचाप चले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो तेनालीराम से जलने वाले कुछ मंत्रियों ने महाराज के दरबार में आने से पहले ही उनके कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, महाराज आपके मना करने के बावजूद तेनाली दरबार में आ पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आकर वे हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। यह तो आपके आदेश की अवहेलना है। उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर महाराज आग बबूला हो गए और अपनी गति दोगुनी करके दरबार की ओर बढ़ने लगे। वो जैसे ही दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तेनालीराम अपने मुंह पर एक मटका पहने दरबार में खड़े हैं। बस उनकी आंखों के आगे मटके में 2 छेद थे। उनकी इस हरकत को देखकर महाराज कृष्णदेव राय ने गुस्से में उनसे कहा, पंडित तेनालीराम, हमने आपसे कहा था कि आप हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। महाराज की बात पर तेनालीराम ने कहा,
महाराज, मैंने आपको मेरी शक्ल कहाँ दिखाई? चेहरे पर तो मैंने ये गोल मटका पहना हुआ है। हाँ, मेरी आंखों पर मौजूद इन 2 छेदों से मुझे आपका चेहरा दिख रहा है। लेकिन आपने मुझे आपकी शक्ल देखने से तो मना नहीं किया है ना? उद्धरण चिन्ह। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय की हंसी छूट गई और वो ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, पंडित तेनाली, आपकी बुद्धि के आगे हमारा गुस्सा करना मुमकिन ही नहीं है। अब इस मटके को उतारें और अपनी जगह पर बैठ जाएं। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। बस इसके लिए दिमाग से काम लेने की जरूरत है। 25। तेनालीराम की कहानी। मौत की सजा। एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को यह डर सताने लगा था कि राजा कृष्णदेव उस पर हमला करके उसके देश को जीत सकते हैं। सुल्तान ने कई जगह से सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव ने अपने साहस और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपना देश बचाना है तो राजा कृष्णदेव की हत्या करवानी होगी। सुल्तान यह काम तेनालीराम के एक करीबी दोस्त कंकराजू को सौंपता है और उसे भारी इनाम देने का लालच भी देता है। इसके बाद कंकराजू राजा के हत्या की योजना बनाकर तेनालीराम से मिलने पहुंच जाता है। तेनालीराम लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है। तेनालीराम अपने दोस्त कंकराजू की अच्छी तरह से सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद जब तेनालीराम किसी काम से घर से बाहर जाता है तो कंकराजू राज कृष्णदेव के पास तेनालीराम के पास संदेश पहुंचाता है कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अनोखी चीज दिखाऊंगा। ये चीज ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। संदेश पढ़कर राजा तुरंत तेनालीराम के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते समय राज कृष्णदेव अपने साथ कोई हथियार नहीं लेकर जाते और सिपाहियों को भी बाहर ही रुकने का आदेश देते हैं। राजा के घर में घुसते ही कंकराजू उन पर छुरे से वार कर देता है, लेकिन राजा कृष्णदेव बड़ी ही चतुराई से कंकराजू के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों को आवाज लगाते हैं। राजा की आवाज सुनते ही अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं और कंकराजू को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। राजा कृष्णदेव का कानून था कि राजा पर जानलेवा हमला करने वाले को जो आश्रय देता है उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। इसलिए तेनालीराम को भी मौत की सजा सुनाई जाती है। मृत्युदंड मिलने के बाद तेनालीराम राजा से माफी की गुहार लगाता है, लेकिन राजा कृष्णदेव कहते हैं, तेनालीराम, मैं तुम्हारे लिए राज्य के नियम नहीं बदल सकता। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मरने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतना सुनते ही तेनालीराम कहता है, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा कृष्णदेव हंसते हुए कहते हैं, तेनालीराम, तुम अपनी समझदारी से फिर बच गए। कहानी से सीख। चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी हो, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तेनालीराम ने भी ऐसा ही किया। सामने मौत नजर आते हुए भी उसने दिमाग से काम लिया और अपनी जान बचाई। 26। तेनालीराम की कहानी। रिश्वत का खेल। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धन राशि देने से पहले तेनालीराम से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि तेनालीराम बुद्धिमान तो हैं ही,
साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। तेनालीराम को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन थी। दरबारी चाहते थे कि राजा तेनालीराम पर विश्वास करना बंद कर दें। एक बार तेनालीराम दरबार में न आ सके। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, तेनालीराम बहुत बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है, वो उससे पहले रिश्वत ले लेता है। इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक तेनालीराम दरबार में नहीं आए, तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेनालीराम पर शक हो गया। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। तेनालीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। यह देखकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही तेनालीराम बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तेनालीराम की बात टाल दी और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उसे गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम के लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेनालीराम का यह अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज और सुर ताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राजसभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ, तो तेनालीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा। तेनालीराम को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया, तो तेनालीराम कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को भी तेनालीराम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला, तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने तेनालीराम से सवाल किया कि ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो। तेनालीराम बोले, महाराज, बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाहवाही भरकर ले जाएगा। तेनालीराम के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा को उसकी दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वहीं तेनालीराम के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। 27। तेनालीराम की कहानी। बाबा पोर की रामलीला। तेनालीराम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन जीतने के लिए जाने जाते थे। आए दिन राज्य पर आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। इसी तरह जब एक बार दशहरा पर नाटक मंडली विजयनगर नहीं पहुंच पाई, तो तेनाली ने क्या किया, आइए जानते हैं।
काशी की एक नाटक मंडली हमेशा दशहरे से पहले विजयनगर आया करती थी। यह नाटक मंडली विजयनगर में रामलीला किया करती थी और नगर वासियों का मनोरंजन किया करती थी। यह एक तरह से विजयनगर की संस्कृति थी और ऐसा हर साल हुआ करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि वो विजयनगर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज कृष्णदेवराय और सारी प्रजा बहुत उदास हो गई। दशहरे को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाकर रामलीला का आयोजन करवाना बहुत मुश्किल था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी आ पाना बहुत मुश्किल था। सबको निराश देख तेनालीराम ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो विजयनगर में रामलीला करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। तेनाली की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके साथ ही राजा ने तेनाली को मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और तेनाली ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दी। विजयनगर को नवरात्र के लिए सजाया गया और रामलीला मैदान की साफ सफाई करवाकर वहां बड़ा सा मंच बनवाया गया। उसी के साथ मैदान पर बड़ा सा मेला भी लगवाया गया। जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। वहीं महाराज कृष्णदेवराय, सभी मंत्रीगण और सभा के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। जब नाटक खत्म हो गया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी सभी को बहुत पसंद आई थी। महाराज सभी से इतना खुश थे कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाना खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई तो सभी ने महाराज तेनाली और अन्य मंत्रीगण के साथ भोजन किया। इस दौरान महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि उन्हें इतनी अच्छी मंडली कहाँ से मिली। इस पर तेनाली ने उत्तर दिया, ये मंडली बाबापुर से आई है। महाराज, बाबापुर? इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कहाँ है ये? उद्धरण चिन्ह। महाराज ने आश्चर्य से पूछा। यहीं विजयनगर के पास ही है। महाराज, तेनाली की यह बात सुनकर मंडली के सदस्य मुस्कुराने लगे। इस पर महाराज ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो मंडली का एक बच्चा बोला, महाराज, हम विजयनगर के ही रहने वाले हैं। इस मंडली को तेनाली बाबा ने तैयार करवाया है और इसलिए हमारा नाम बाबापुर की मंडली है। बच्चे की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी लोग ठहाके लगाने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर न किया जा सके। बस इसके लिए संयम और बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत होती है, जैसे इस कहानी में तेनालीराम ने किया। 28। तेनालीराम की कहानी। पड़ोसी राजा। तेनालीराम को राज कृष्णदेवराय के दरबार में विशेष सम्मान हासिल था, इसलिए उनसे जलने वालों की राजमहल में कमी न थी। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य के हालात अच्छे न थे। राज्य पर पड़ोसी देश के हमला करने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे समय में एक दरबारी ने सोचा कि महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काने का यह सबसे अच्छा मौका है। एक दिन महाराज कृष्णदेवराय अपने बाग में बैठे कुछ सोच रहे थे कि तभी वहां एक कुटिल दरबारी पहुंच गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, अगर आप गुस्सा न करें तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राजा बोले, निडर होकर बोलो। दरबारी बोला कि आप जानते नहीं, लेकिन तेनालीराम पड़ोसी राज्य से मिला हुआ है। वो समय समय पर राज दरबार की गुप्त बातें पड़ोसी देश के राजा को देता रहता है। यह सुनते ही महाराज गुस्से से आग बगुला हो गए और बोले, मूर्ख,
तेनालीराम के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो विजयनगर का सबसे वफादार नागरिक है और देशभक्त भी है। इस पर दरबारी बोला, यह झूठ है महाराज। उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आपको उसकी कोई चालबाजी दिखाई नहीं देती है। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है। दरबारी के इतने विश्वास के साथ कहने पर राजा को भी थोड़ा थोड़ा तेनालीराम पर शक होने लगा। राजा ने तुरंत तेनालीराम को अपने द्वार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम पड़ोसी देश के राजा के गुप्तचर हो? तेनालीराम को महाराजा से इस सवाल की उम्मीद न थी। तेनालीराम इसका जवाब न दे सके और रोने लगे। राजा ने कहा, तुम्हारी चुप्पी का मतलब यह है कि जो हमने सुना वो सच है। तेनालीराम बोले, महाराज, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव गुस्से लाल हो गए और बोले, जाओ, जिस राजा की चापलूसी करते हो उसी के साथ रहो। विजयनगर राज्य तुम्हें छोड़ना होगा। राजा के मुंह से ऐसे कठोर वचन सुनकर तेनालीराम वहां से चल दिए। वो पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंचे और उसकी तारीफ में उन्होंने कई गीत गाए। तेनालीराम की प्रशंसा से पड़ोसी राजा बहुत खुश हुआ और उससे उसका परिचय मांगा। तेनालीराम ने कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव हूँ। राजा बोले, विजयनगर तो हमारा दुश्मन है, फिर तुम वहां के निवासी होकर मेरे दरबार तक कैसे चले आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तेनालीराम बोले, आप हमें दुश्मन मानते हैं, जबकि हमारे राजा आपको दोस्त मानते हैं। पड़ोसी राजा ने चौंक कर पूछा, लेकिन हमारे दरबारी तो कहते हैं कि कृष्णदेव राय हमें दुश्मन मानते हैं। तेनालीराम बोले, विजयनगर के दरबारी भी राजा को ऐसे ही भड़काते हैं, लेकिन हमारे राजा उनकी बातों में नहीं आते। वो तो आपकी तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी से दुश्मनी रखना कोई अच्छी बात नहीं है। पड़ोसी देश के राजा को तेनालीराम की बातें अच्छी लगीं। वो बोले, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? तेनालीराम बोले, मैं खुद उनका निजी सचिव हूँ और उन्होंने मुझे शांति प्रस्ताव लेकर भेजा है। पड़ोसी राजा को तेनालीराम की बात पर यकीन हो गया और बोले, तो अब हमें आगे क्या करने चाहिए? उद्धरण चिन्ह। तेनालीराम ने सलाह दी कि एक संधि पत्र और कुछ उपहार विजयनगर राज्य पहुंचाएं और आगे बढ़कर विजयनगर से मित्रता स्वीकार करें। राजा को तेनालीराम का सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने उपहारों की तैयारी शुरू करवा दी। उधर राजा कृष्णदेव को तेनालीराम की बेगुनाही का पता चल गया था और वो अपने व्यवहार पर बहुत पछता रहे थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि दरबार में तेनालीराम और पड़ोसी राजा के दूत संधि का प्रस्ताव लेकर हाजिर थे। उनके साथ बहुत से उपहार भी थे। राजा ने तेनालीराम को प्रेमपूर्वक देखा। उन्हें मन ही मन विश्वास हो गया था कि दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का काम सिर्फ तेनालीराम ही कर सकता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का परिणाम एक न एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही किसी की भी बात पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा खुद का ही नुकसान होता है। 29। तेनालीराम की कहानी। हीरो का सच। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम नाम के मंत्री थे, जो बड़े ही कुशल और समझदार थे। एक बार महाराज के सामने ऐसा मामला आया कि उनके लिए न्याय करना मुश्किल हो गया। ऐसे में तेनालीराम ने सूझबूझ से काम लिया और राजा की उलझन सुलझाई। हुआ यूं कि एक दिन नामदेव नाम का एक व्यक्ति राजमहल में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? तो नामदेव ने पूरी बात बताई। नामदेव ने बताया कि वो कल अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली जिसमें 2 चमकते हीरे थे। मैंने हीरे देखकर कहा कि मालिक इन हीरों पर
राज्य का अधिकार है, इसलिए इन्हें राजकोष में जमा करा देते हैं। यह बात सुनकर मालिक भड़क पड़ा और बोला कि हीरे मिलने की बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक मैं रख लूंगा और एक तू रख लेना। यह बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया और मैं अपने मालिक के साथ उनकी हवेली लौट आया। हवेली आकर मालिक ने मुझे हीरे देने से इनकार कर दिया। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। नामदेव का दुखड़ा सुनकर महाराजा ने तुरंत मालिक को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव का मालिक बहुत कपटी था। दरबार में आकर बोला कि महाराज, यह बात सच है कि हमें हीरे मिले थे, लेकिन वो मैंने नामदेव को दे दिए थे। मैंने नामदेव को आदेश दिया था कि इन हीरों को राजकोष में जमा करा देना। नामदेव के मन में लालच है, इसलिए वो झूठी कहानियां बना रहा है। महाराज बोले कि इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो। नामदेव का मालिक बोला कि हुजूर, आप बाकी के नौकरों से पूछ लीजिए। ये सभी वहां मौजूद थे। जब राजा ने अन्य 3 नौकरों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हीरे नामदेव के पास हैं। अब राजा बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने सभा खत्म कर दी और कहा कि फैसला कुछ समय बाद सुनाया जाएगा। राजा ने भीतर अपने कमरे में अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। किसी ने कहा कि नामदेव ही झूठा है, तो कोई बोला कि नामदेव का मालिक दगाबाज है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा जो अब तक शांत खड़े थे। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है तेनालीराम? तेनालीराम बोले कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप सभी को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। राजा इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते थे, इसलिए वो पर्दे के पीछे छुपने के लिए राजी हो गए। अब शाही कमरे में सिर्फ तेनालीराम नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि तीनों नौकरों को एक एक करके मेरे सामने पेश किया जाए। सेवक पहले नौकर को लेकर हाजिर हो गया। तेनालीराम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक ने नामदेव को हीरे दिए थे? गवाह ने हामी भरी। अब तेनालीराम ने उसे एक कागज और कलम देकर कहा, तुम उस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर घबरा गया और बोला, जब मालिक ने नामदेव को हीरे दिए तब वो लाल थैली में थे। तेनालीराम ने कहा, अच्छा चलो तुम यही खड़े रहो। इसके बाद दूसरे नौकर को बुलाने का आदेश दिया गया। दूसरे नौकर से भी तेनालीराम ने यही पूछा, अगर तुमने हीरे देखे थे तो उनका चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर ने कागज लेकर उस पर 2 गोल गोल आकृतियां बना दी। अब तीसरे नौकर को बुलाया गया। उसने कहा, हीरे भोजपत्र से बने एक लिफाफे में थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा। इतने में महाराजा और बाकी मंत्री पर्दे से बाहर निकल कर आ गए। उन्हें देखकर तीनों नौकर घबरा गए और समझ गए कि अलग अलग जवाब देने से उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। वो राजा के पैरों में गिर पड़े और बोले कि उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि मालिक ने ही उन्हें झूठ बोलने को कहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी थी। गवाहों की बात सुनकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके मालिक के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे मालिक के घर से मिल गए। इस बेईमानी के कारण उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देने का आदेश दिया गया और 20,000 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह तेनालीराम की होशियारी से नामदेव को न्याय मिला और वो राजा के दरबार से खुश होकर लौटा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता, इसलिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। साथ ही लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। कहानी से सीख कहाँ है? क्या पहली बार स्टोरी लिख रहे हो? सर, इससे पहले मैंने बहुत सी ऐसी कहानी लिखी जिनमें सीख थी ही नहीं, इसलिए इसमें याद नहीं रहा। लिख दी है। 30 तेनालीराम और नीलकेतु की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में नीलकेतु नाम का एक व्यक्ति आया।
नीलकेतु काफी दुबला पतला व्यक्ति था। वो दरबार में पहुंचा और राजा कृष्णदेव राय को बताया कि वो नील देश से आया है और अभी वो विश्व देखने के लिए यात्रा पर निकला है। उसने राजा को यह भी बताया कि सभी जगह घूमने के बाद वो राजा के दरबार में पहुंचा है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए। फिर राजा ने उसका स्वागत विशेष मेहमान के रूप में किया। राजा द्वारा किए गए सम्मान और सत्कार को देखकर नीलकेतु काफी खुश हुआ। उसने राजा से बोला, महाराज, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ कई सारी परियां रहती हैं। मैं अपने जादू से उन्हें बुला भी सकता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए और बोले, अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उद्धरण। यह सुनकर नीलकेतु ने राजा को रात में तालाब के पास आने को कहा और बोला कि वो परियों को मनोरंजन और नृत्य के लिए बुला सकता है। यह सुनकर राजा ने नीलकेतु की बात मान ली। फिर जैसे ही रात हुई, राजा अपने घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर चल दिए। राजा जैसे ही तालाब के पास पहुंचे, तो वहां पास ही में एक किले के सामने नीलकेतु राजा का इंतजार कर रहा था। राजा उसके पास पहुंचे तो नीलकेतु ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि महाराज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और सारी परियां किले के अंदर ही मौजूद हैं। राजा जैसे ही नीलकेतु के साथ किले के अंदर जाने लगे, तभी राजा के सैनिकों ने नीलकेतु को बंधक बना लिया। यह देख राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सब ने इसे बंधक क्यों बना लिया है? उसी वक्त किले के अंदर से तेनालीराम बाहर आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तेनाली ने बताना शुरू किया। उसने कहा, महाराज, यह नीलकेतु कोई यात्रा करने वाला नहीं है, बल्कि नीलदेश का रक्षा मंत्री है और उसने धोखे से आपको यहाँ बुलाया है। किले के अंदर कोई परियां नहीं है, यह सिर्फ आपको यहाँ मारने के लिए लेकर आया था। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और पूछा, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला तेनाली? उद्धरण। फिर तेनाली ने कहा कि महाराज, पहले दिन ही जब वो दरबार में आया था, उसी दिन मुझे इस पर शक हो गया था। उसके बाद मैंने इसके पीछे अपने साथियों को जासूसी के लिए लगा दिया था, जिससे मुझे पता चला कि यह आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की सूझबूझ के लिए राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें धन्यवाद दिया। कहानी से सीख, किसी भी नए व्यक्ति पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा अपरिचित व्यक्ति की परखने के बाद ही उसकी बात का विश्वास करना चाहिए। 31। तेनालीराम की कहानी। रंग बिरंगे नाखून। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहेलिया आया। बहेलिये को देख राजा काफी खुश हुए, क्योंकि राजा को पशु पक्षी बहुत प्यारे थे और बहेलिया एक रंग बिरंगा सुंदर पक्षी दरबार में लेकर आया था। दरबार में आकर बहेलिया बोला, महाराज, मैं कल ही इस खूबसूरत और विचित्र पक्षी से जंगल से पकड़ कर लाया हूँ। यह बहुत सुरीला है और तोते की तरह बात कर सकता है, साथ ही यह मोर की तरह नाच भी सकता है। आपको पशु पक्षी बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं इस पक्षी को आपके पास बेचने के लिए लाया हूँ। महाराज काफी खुश हुए और बोले, देखने में तो यह पक्षी खूबसूरत नजर आ रहा है, मैं इसे जरूर खरीदूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। यह कहकर राजा ने बहेलिये को 50 सोने के सिक्के दिए और पक्षी को शाही बगीचे में रखने का आदेश भी दिया। यह देख तेनालीराम से रहा न गया और उसने उठकर कहा, महाराज, मुझे नहीं लगता है कि यह पक्षी मोर की तरह नाच सकता है। मुझे तो यह भी लगता है कि यह पक्षी कई सालों से नहाया तक नहीं है। यह सुनते ही बहेलिया घबरा गया और रोने वाला मुंह बनाकर बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब बहेलिया हूँ। पंछियों को पकड़कर और उन्हें बेचकर ही मेरा घर चलता है। जितना मैं पशु पक्षियों को जानता हूँ,
उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है और न ही शक किया जाना चाहिए। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेनालीराम जी मुझे गरीब कहेंगे। उद्धरण। यह बात सुनकर महाराज भी तेनालीराम पर नाराज हुए। उन्होंने तेनाली से कहा, क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? उद्धरण। इतने में तेनाली ने कहा, हाँ महाराज, मैं साबित कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए तेनाली एक जग में पानी भरकर ले आए और पिंजरे में बंद पक्षी पर डाल दिया। ऐसा करते ही दरबार में बैठा हर कोई आश्चर्यचकित होकर पक्षी की तरफ देखने लगा। राजा भी पक्षी को देखकर चौंक गए। तेनालीराम ने जैसे ही पक्षी पर पानी डाला, उस पर लगा सारा रंग उतर गया। पिंजरे में बंद पक्षी का रंग हल्का भूरा हो गया। राजा चौंक कर तेनाली की तरफ देखने लगे। तेनाली ने झट से राजा से कहा कि महाराज, यह एक जंगली कबूतर है, न कि कोई विचित्र पंछी। महाराज ने तेनाली से पूछा, तेनाली, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि इस पक्षी को रंगा गया है? उद्धरण। तेनाली ने जवाब दिया कि महाराज, बहेलिये के नाखूनों पर गौर करें। बहेलिये के रंगीन नाखून और पक्षी का रंग एक जैसा ही है। इस बात से यह पता चल जाता है कि बहेलिये ने पक्षी को रंगा था। यह सब देखकर बहेलिया वहां से भागने ही वाला था कि सैनिकों से उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे जेल में बंदी बनाने का आदेश दिया और उसके सोने के सिक्के तेनालीराम को दे दिए। कहानी से सीख, झूठ को चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वो सामने आ ही जाता है। इसलिए कभी भी झूठ बोलकर या लालच से किसी भी चीज की चाह न रखें। 32। तेनालीराम और लाल मोर की कहानी। विजयनगर राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें पशु पक्षियों के साथ साथ अद्भुत और अनोखी चीजों का भी बहुत शौक था। यही कारण था कि मंत्रियों से लेकर दरबारी हमेशा अनोखी चीजों की खोज में लगे रहते थे। वे उन अनोखी चीजों को देकर न सिर्फ महाराज को खुश करना चाहते थे, बल्कि उनसे उपहार और पैसे ऐंठना भी उनका मकसद था। एक बार की बात है, महाराज का एक दरबारी उनको खुश करने के लिए एक अनोखा लाल रंग का मोर रंगाई करने वाले से रंगवा कर लेकर आया। वो दरबारी उसे सीधे महाराज के पास ले आया और बोला, महाराज, मैंने यह अनोखा मोर मध्य प्रदेश के घने जंगलों से मंगवाया है। महाराज ने भी उस मोर को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला, लाल मोर, यह तो सच में बहुत अद्भुत है और यह शायद ही कहीं मिल पाएगा। इसे मैं अपने बगीचे में बहुत ही सावधानी पूर्वक रखवाऊंगा। अच्छा, अब यह बताओ कि इसे मंगाने में तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए? उद्धरण। दरबारी अपनी बढ़ाई सुनकर काफी खुश हुआ और बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा मोर ढूंढने के लिए मैंने अपने 2 सेवकों को लगाया था। वो दोनों पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए थे। कई सालों तक इस अद्भुत चीज को ढूंढते रहे। सालों की खोज के बाद अब जाकर इन्हें यह लाल रंग का मोर मिला है। इन सब में मेरे करीब 25,000 रुपये खर्च हुए हैं। यह सुनने के बाद राजा ने तुरंत कहा, दरबारी को 25,000 रुपये दे दिए जाएं। इसके साथ ही राजा ने यह भी कहा कि यह तो वो रुपए हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 हफ्ते बाद आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारी खुश हो गया और तेनाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी इस मुस्कुराहट से तेनाली सारी बात समझ गया, लेकिन उसने मौके को देखकर चुप रहना ही सही समझा। तेनाली यह भी जानता था कि लाल रंग का मोर कहीं भी नहीं पाया जाता है। वो समझ चुका था कि यह दरबारी की कोई चाल है। उसके अगले ही दिन तेनाली ने उस रंगाई करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसने मोर को लाल रंग से रंगा था। तेनाली उसके पास 4 और मोर लेकर गया और उसे रंगवा कर दरबार में ले आया। उसने दरबार में कहा, महाराज, हमारे दरबारी दोस्त 25,000 में बस एक ही मोर लेकर आए थे, लेकिन मैं 50,000 में उससे भी सुंदर 4 मोर लेकर आया हूँ।
राजा उन मोर को देखकर आकर्षित हो गए, क्योंकि वो मोर सच में काफी सुंदर और सुर्ख लाल थे। इसके बाद राजा ने तेनाली को 50,000 रुपये देने का आदेश दिया। यह सुनते ही तेनाली ने दरबार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस इनाम का हकदार मैं नहीं बल्कि यह कलाकार है। इसी कलाकार ने नीले मोर को लाल रंग में बदला है। यह किसी भी चीज के रंग को बदल सकता है, इसमें यह कला है। यह सुनते ही महाराज सब कुछ समझ गए कि दरबारी ने उन्हें ठगने की कोशिश की है। राजा ने तुरंत दरबारी को दिए गए 25,000 लौटाने का आदेश दिया और साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उसने कलाकार को पुरस्कार भी दिया। कहानी से सीख। बच्चों, देखा जाए तो इस कहानी में 2 सीख है। पहली कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरी बात कि कभी भी किसी खूबसूरत चीज को देख जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। 33। तेनालीराम की कहानी। तेनालीरामा और अंगूठी चोर। राजा कृष्णदेवराय बहुत ही कीमती आभूषण पहना करते थे, लेकिन उनके सभी आभूषणों में से सबसे प्रिय थी उनकी कीमती रत्न जड़ित अंगूठी। वो हर वक्त अपने अंगूठी को देखा करते थे। इतना ही नहीं, वो दरबार में भी सभी को वो अंगूठी दिखाया करते थे। लेकिन एक दिन महाराज अपने दरबार में काफी उदास बैठे थे। उन पर उनके सबसे खास मंत्री तेनालीरामा की नजर गई। वो राजा के पास आए और उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया कि उनकी सबसे कीमती अंगूठी चोरी हो गई है और चोर उनके अंगरक्षकों में से ही कोई एक है। राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने तुरंत कहा कि वो जल्द उनके अंगूठी चोर को पकड़ लेंगे। तेनाली की बात सुनकर राजा काफी खुश हुए। तेनाली ने राजा के सभी अंगरक्षकों को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि महाराज का अंगूठी चोर आप में से ही कोई एक है। जो निर्दोष है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुनहगार है वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। आप सभी मेरे साथ काली माता के मंदिर चलें। तेनाली की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गए और बोले, चोर पकड़ने के लिए मंदिर क्यों जाना? उद्धरण। तेनाली ने कहा, महाराज आप धैर्य रखें, मंदिर में ही चोर का पता चलेगा। सभी मंदिर पहुंच गए। तेनाली पहले मंदिर के अंदर गए और पुजारी के कानों में कुछ कहा। फिर तेनाली ने बाहर आकर अंगरक्षकों को बारी बारी से काली माता के पैर छूकर आने को कहा। तेनाली ने सभी को यह भी कहा कि आज रात मां काली सपने में आकर उन्हें चोर का नाम बताएंगी। तेनाली की बात सुनकर सभी अंगरक्षक एक एक कर मंदिर के अंदर जाते और काली मां के पैर छूकर बाहर आते। अंगरक्षक जैसे ही बाहर आते तेनाली उनके हाथ सूंघता और उन्हें कतार में खड़ा कर देता। जब सारे अंगरक्षकों ने काली मां के पैर छू लिए तो राजा ने कहा, चोर का पता तो सुबह चलेगा, लेकिन तब तक इनका क्या करें? उद्धरण। फिर तुरंत तेनालीराम बोले, नहीं महाराज, चोर का पता चल चुका है। वहां पर मौजूद हर कोई हैरान हो गया। तेनाली ने कहा, 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। यह सुनते ही वो अंगरक्षक भागने लगा, लेकिन तब तक अन्य अंगरक्षकों ने उसे धर दबोचा। वहां मौजूद हर कोई हैरान था कि तेनाली को कैसे पता चला कि यही चोर है। तेनाली ने सबको बताया, मैंने मंदिर में आते ही पुजारी जी से बोलकर काली मां के मूर्ति के चरणों में सुगंधित इत्र लगवा दिया था, जिस कारण जो भी काली मां के पैर छूता सुगंध उसके हाथों पर आ जाती। लेकिन जब उसने 7वें स्थान पर खड़े अंगरक्षक के हाथ सूंघे तो उसमें कोई सुगंध नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से काली मां के पैर छुए ही नहीं। ऐसे में यह बड़ी आसानी से पता चल गया कि असली चोर वही था। तेनाली की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और तेनाली को कई सारे उपहार से सम्मानित किया। कहानी से सीख। जो भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। बुरे काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बच पाता है। 34। तेनालीराम की कहानी। तेनालीराम और जादूगर।
एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के महल में एक जादूगर आया और तरह तरह के जादू दिखाकर सबका मनोरंजन करने लगा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उसके जादू को देखकर खुश हो गया। उस जादूगर को अपने जादुई करतब पर बहुत घमंड था। उसने जादू दिखाने के बाद वहां बैठे लोगों को चुनौती दी कि क्या किसी में इतना दम है कि उसे कोई जादू में हरा सके। वहां बैठा हर व्यक्ति चुपचाप एक दूसरे को सिर्फ देखता रहा। कोई भी उस जादूगर की चुनौती स्वीकार करने आगे नहीं आया। दरबार में बैठा तेनालीराम भी इन सभी चीजों को देख रहा था। जब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, तब तेनालीराम ने उठकर जादूगर की चुनौती को स्वीकार किया। तेनालीराम ने जादूगर को कहा, जो चीज मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ, क्या तुम वो खुली आंखों से कर सकोगे? घमंडी जादूगर हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निश्चित खुली आंखों से कर सकता हूँ। जादूगर की बात सुनने के बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में कुछ कहा। तेनाली की बात सुनकर द्वारपाल बाहर गया और अपने साथ मुट्ठी भर लाल मिर्च का पाउडर ले आया। फिर तेनाली ने अपनी आंखें बंद की और अपने आंखों पर मिर्च का पाउडर डालने लगा। मिर्च डालते वक्त तेनाली मंद मंद मुस्कुराता भी रहा। फिर थोड़ी देर बाद तेनाली ने अपनी बंद आंखों को धोया और आंखें खोलने के बाद जादूगर की तरफ देखकर बोला, अब आपको यह खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो वहां से सिर झुकाकर चला गया। महाराज समेत दरबार में बैठा हर व्यक्ति तेनाली से खुश हो गया। महाराज ने खुश होकर तेनाली को कई उपहार भी भेंट में दिए। कहानी से सीख, कभी भी अपने प्रतिभा पर घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का अहंकार हमेशा उसे हराता है।